हाय, वेलकम टू कोड विद शिशिर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस कोडिंग चैनल पर। तो गाइस, लास्ट वीडियो हमने इनकैप्सुलेशन का पहला वीडियो बनाया था और जिसमें हमने टॉपिक्स कवर किए थे इनकैप्सुलेशन इन सी शार्प, एक्सेस स्पेसिफायर इन सी शार्प, जिसमें हमने दो एक्सेस स्पेसिफायर कवर किए थे, पब्लिक प्राइवेट। तो आज के इस इनकैप्सुलेशन पार्ट 2 वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं प्रोटेक्टेड इंटरनल, जो कि रेस्ट ऑफ द एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं जो हमने पिछले वीडियो में कवर नहीं किए थे। और इसमें और टॉपिक्स हैं व्हाई डू वी नीड इनकैप्सुलेशन, एडवांटेजेस ऑफ इनकैप्सुलेशन। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे सी शार्प प्रोग्रामिंग सीरीज़ के पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर जाकर देख लें। मैंने सारे लिंक्स अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, लाइक, शेयर और कमेंट, और वो जो लाल वाला बटन है ना सब्सक्राइब का, उसे ज़रूर दबा देना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 10.2 वीडियो, इनकैप्सुलेशन इन सी शार्प। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। और ये टॉपिक्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमने प्राइवेट तक कवर कर लिया था, आज हम कवर करने वाले हैं प्रोटेक्टेड इंटरनल, व्हाई डू वी नीड इनकैप्सुलेशन, एडवांटेजेस ऑफ इनकैप्सुलेशन। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। तो चलिए ये उसका कुछ डेफिनेशन है, इन पॉइंट्स को गो थ्रू कर लेते हैं और फिर आखिरी में इन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करते हुए एक डेमो देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, प्रोटेक्टेड कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ क्लास और क्लास मेंबर्स विद प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर्स। पहला पॉइंट बहुत ही इजी है, जो ये बोलता है कि एक क्लास को प्रोटेक्टेड रखने के लिए या मेंबर्स को प्रोटेक्टेड बनाने के लिए प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर का यूज किया जाता है। तो दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ क्लास कैन ओनली बी एक्सेस्ड विद इन द क्लास और चाइल्ड क्लास और डिराइव्ड क्लास। दूसरा पॉइंट का मतलब यह है, जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स आपने क्लास के अंदर डिक्लेयर किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्लासेस या उनसे डिराइव्ड क्लासेस में ही कॉल हो सकते हैं, उनके अलावा कहीं और एक्सेसिबल या कॉल आप नहीं कर सकते। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, क्लासेस एंड स्ट्रक्ट्स डिक्लेयर्ड डायरेक्टली इनसाइड नेम स्पेस कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड। मतलब नेम स्पेस के अंदर अगर आपने कोई क्लास या स्ट्रक्चर डिफाइन किया है तो वो प्रोटेक्टेड नहीं हो सकते हैं। दे कैन ओनली बी पब्लिक और इंटरनल, या तो वो इंटरनल हो सकते हैं या तो वो पब्लिक हो सकते हैं। तो चलिए, अभी थोड़ा ये आपको डिफरेंट साउंड कर रहा होगा, बट अपन इसको एक डेमो और उसका इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे तो ये और समझेगा। तो चलिए अब हम विजुअल स्टूडियो की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब ये जो एग्जांपल हमने पहले बनाया था इसी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं और प्रोटेक्टेड के लिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक पब्लिक क्लास बना लेते हैं जो कि होगी ड्रॉ शेप। ओके, और अब हम मान के चलेंगे कि हमारी रेक्टेंगल जो है ये एक बेस क्लास है। अभी फॉर इंस्टेंस के लिए मान लेते हैं और इसको हम पब्लिक डिक्लेयर करते हैं। जो हमने प्राइवेट डिक्लेयर किए थे उनको हम प्रोटेक्टेड कर देते हैं। मेथड भी प्रोटेक्टेड है और ये हमारे लेंथ और विड्थ भी प्रोटेक्टेड है। बट ये वाला जो मेथड है जो एक्चुअली आउटर वर्ल्ड के लिए एक्सपोज होगा उनको हम देख लेते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे एरर आ रही है क्योंकि हमने अभी इसको सिर्फ एक ऐसा क्लास बनाया है जो कि अभी कहीं से भी इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ है। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं रेक्टेंगल क्लास से। जैसे मैंने रेक्टेंगल क्लास को इम्प्लीमेंट किया, इसमें देखिए एरर चली गई लेंथ और विड्थ की, क्योंकि रेक्टेंगल क्लास के पास लेंथ और विड्थ है, इसीलिए वो एरर चला गया। अब इस ड्रॉ शेप क्लास को हम क्या करते हैं, हम हर जगह कॉल करते हैं और यहाँ लिख देते हैं ड्रॉ DRS, या एक प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन के साथ बना लेते हैं और अब चलाते हैं। देखिए ड्रॉ शेप का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर डिस्प्ले मेथड है। अब कोड का प्रोटेक्शन लेवल कैसा हो गया है कि हमारे पास एक ऐसा क्लास है, चाइल्ड क्लास है, जिसमें हमने एक पब्लिक मेथड बना रखा है। एक ऐसा चाइल्ड क्लास है जिसमें पब्लिक मेथड बना रखा है और उस पब्लिक मेथड में हमने हमारे मैनिपुलेशंस किए हैं। मतलब अब हमारे को इतना डर नहीं है कि हमारा लेंथ और विड्थ
एक्सपोज हो गया है आउटर वर्ल्ड के लिए। रीज़न ये क्योंकि वो अभी भी रेक्टेंगल के पास है और रेक्टेंगल में वो दोनों प्रोटेक्टेड हैं। इवन जो मैनिपुलेशन हो रहा है, जहाँ एक्चुअल कैलकुलेशन हो रहा है, वो भी एक प्रोटेक्टेड मेथड है। बस इसको डिस्प्ले करने के लिए हमने इसके ऊपर रैपर लिख दिया है डिस्प्ले, और वही यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो चलिए अब इसको बिल्ड करके देख लेते हैं, और बिल्ड करने के बाद देखते हैं कुछ एरर तो नहीं आ रहा है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब रन करके भी चेक कर लेते हैं, और रन करने के बाद सबसे पहले हमारे पास लेंथ आया तो 1.2 लेंथ डाल देता हूँ, और 6.2 मैं विड्थ डाल देता हूँ, और एरिया कैलकुलेट हुआ 7.44। तो ये था डेमो हमारा प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर का। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो अब है हमारे पास इंटरनल एक्सेस स्पेसिफायर। तो चलिए उसका डेफिनेशन गो थ्रू करते हैं। इंटरनल एक्सेस स्पेसिफायर अलाउज अ क्लास टू एक्सपोज इट member variables and member functions to other functions and object in the current assembly। ये पॉइंट अभी थोड़ा सा आपको समझेगा नहीं, नीचे वाले पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो वहां पूरा डेफिनेशन का एक्चुअल मीनिंग लिखा हुआ है। इन अदर वर्ड्स, एनी मेंबर विथ इंटरनल एक्सेस स्पेसिफायर कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी क्लास और मेथड डिफाइंड विद इन द एप्लीकेशन इन विच मेंबर इज डिफाइंड। मतलब आपने एक सी शार्प लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट बनाया या कोई भी एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बनाया, उसमें अगर आपने कोई भी क्लास इंटरनल डिक्लेयर करी है तो वो क्लास किसी भी मेथड, किसी भी क्लास के थ्रू उस एप्लीकेशन में कॉल हो सकती है। तो ये थे ये दोनों पॉइंट के मतलब। चलिए अब इसका एक डेमो देखते हैं। उसके लिए हमें विजुअल स्टूडियो ओपन करना होगा। तो चलिए विजुअल स्टूडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे क्लासेस हैं, और अब चलिए एक इंटरनल क्लास हम बना लेते हैं। इंटरनल क्लास, या एक काम करते हैं, नया क्लास ही बना लेते हैं। नया क्लास का नाम रखते हैं बेस इंटरनल क्लास। और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक पब्लिक मेथड बना देते हैं जो कि रिटर्न करेगी वॉइड और करेगी प्रिंट कंसोल डॉट लॉग राइट लाइन इंटरनल क्लास। तो देखिए हमने अभी एक इंटरनल क्लास बना ली है, और जो डेफिनेशन था वो ये था कि सेम असेंबली में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए एक सोल्यूशन में हमने दो प्रोजेक्ट बनाए हैं, एक इंटरनल प्रोजेक्ट का नाम रखा है और एक इनकैप्सुलेशन नाम रखा है। तो मैंने इनकैप्सुलेशन में ये बेस क्लास बनाई है। ओके, तो चलिए अब इसको देखते हैं कि क्या ये, सबसे पहला पॉइंट प्रूव करते हैं कि क्या ये बेस क्लास दूसरे प्रोजेक्ट में या दूसरे असेंबली में कॉल हो सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसको एक ऐड रेफरेंस करना होगा, और प्रोजेक्ट का रेफरेंस ऐड कर दिया है मैंने। अब चलिए इस क्लास में देखते हैं कि क्या वो क्लास का मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे देखिए अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास दो पब्लिक क्लासेस हैं और एक इंटरनल है। तो देखिए ये क्लास कॉल होती है कि नहीं, ये देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले कॉल करते हैं रेक्टेंगल। जी हाँ, रेक्टेंगल क्लास मिल रहा है उसको, का नया ऑब्जेक्ट बनाया। और ये क्लास कहाँ पे है, अगर आप देखें तो ये है रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल। तो इसको अगर अपन डेफिनेशन करें तो यस, बिल्कुल सही जगह लेके आ रही है। अब सेम चीज़ हम ड्रॉ क्लास के लिए कर लेते हैं, ड्रॉ शेप, वो भी मिल रहा है। और अगर आप उसका डेफिनेशन देखें तो वो भी प्रोग्राम मतलब दूसरी असेंबली में है, इनकैप्सुलेशन के अंदर है। अब देखते हैं बेस इंटरनल मिलता है कि नहीं। तो बेस इंटरनल आप देखिए वो नहीं मिल रहा है। रीज़न क्योंकि हमने उसको इंटरनल बना रखा है। तो उसका जो पॉइंट था कि अगर आपने किसी क्लास को या मेथड को या मेंबर फंक्शन को अगर आपने इंटरनल डिक्लेयर किया है तो वो मेथड, क्लास या वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ सेम असेंबली के लिए ही अवेलेबल होते हैं या एक्सपोज होते हैं, दूसरे असेंबलीज के लिए नहीं। तो यहाँ हमने दूसरी असेंबली इंटरनल प्रोजेक्ट बनाई, वहाँ पे ये क्लास ही एक्सेसिबल नहीं है। तो चलिए एक काम करते हैं, दूसरा पॉइंट प्रूफ करते हैं कि सेम असेंबली में एक्सेसिबल है क्या। तो अगर अपन यहाँ पे एक और क्लास जोड़ दें जिसका नाम हो
कॉलिंग इंटरनल, कॉल इंटरनल करके रख देते हैं। सेम असेंबली, है ना, ऐसा करके एक बना दिया क्लास। तो अब हम यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं जो कि होगी पब्लिक वॉइड प्रिंट ए। मेथड बना लेते हैं, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और सबसे पहले हम अपनी इंटरनल क्लास कॉल करते हैं और उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम बी डॉट, ये देखिए प्रिंट मेथड एक्सेसिबल है। तो दूसरा पॉइंट भी इसका सही प्रूफ होता है कि सेम असेंबली में हम वो क्लास मींस इंटरनल क्लास हम कॉल कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, ये था डेमो इंटरनल एक्सेस स्पेसिफायर का। तो चलिए वापस स्क्रीन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड कर लेते हैं। तो अब है हमारे पास प्रोटेक्टेड इंटरनल एक्सेस स्पेसिफायर। तो जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, प्रोटेक्टेड और इंटरनल। तो अब हमारे पास तीसरा जो बनता है वो है प्रोटेक्टेड इंटरनल एक्सेस स्पेसिफायर। तो चलिए इसका डेफिनेशन गो थ्रू कर लेते हैं। प्रोटेक्टेड इंटरनल और इंटरनल प्रोटेक्टेड इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ क्लास और क्लास मेंबर विथ प्रोटेक्टेड इंटरनल एक्सेस स्पेसिफायर्स। मीन्स आप या तो प्रोटेक्टेड इंटरनल कीजिए या इंटरनल प्रोटेक्टेड कीजिए। इसका यूज सिर्फ इसीलिए होता है ताकि आप मेंबर्स को प्रोटेक्ट कर सकें, जो बाहर से इस पर्टिकुलर मेंबर्स को एक्सेस कर सकें। जो यूज़फुल है, जो यूज़ करते हैं इन मेंबर्स को, वो कॉल कर सकते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कोई दूसरा कॉल ना कर सके। दैट इज़ वाई वी यूज़ प्रोटेक्टेड इंटरनल या इंटरनल प्रोटेक्टेड। तो अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा पॉइंट है, प्रोटेक्टेड इंटरनल मेंबर्स ऑफ अ क्लास कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर विद इन द असेंबली। सेम जो इंटरनल के लिए था, सेम असेंबली में कॉल कर सकते हैं, तो प्रोटेक्टेड इंटरनल के लिए भी सेम असेंबली में ही कॉल कर सकते हैं, या इन डिराइव्ड और चाइल्ड क्लासेस और अदर असेंबलीज। तो अब यहाँ पे कहानी ऐसी हो गई है कि हम दूसरी असेंबलीज में भी कॉल कर सकते हैं। इंटरनल में क्या था, सेम असेंबली में ही कॉल कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड इंटरनल में दूसरी असेंबलीज में भी, प्लस एनीवेयर इन द सेम असेंबली, प्लस ड्राइव क्लास या चाइल्ड क्लास में भी कॉल कर सकते हैं। तो ये पॉइंट का मतलब ये था। चलिए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। क्लासेस एंड स्ट्रक्ट्स डिक्लेयर डायरेक्टली इनसाइड नेम स्पेस कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड इंटरनली। जो क्लासेस और स्ट्रक्चर्स डिफाइन होते हैं नेम स्पेसेस के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोटेक्टेड इंटरनल नहीं हो सकते। दे कैन ओनली बी पब्लिक और इंटरनल। तो क्लासेस या तो इंटरनल हो सकती हैं, या तो प्राइवेट हो सकती हैं, या तो पब्लिक हो सकती हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड इंटरनल नहीं हो सकती। आखिरी पॉइंट क्या बोलता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटेक्टेड और इंटरनल, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास पहले प्रोटेक्टेड था, फिर इंटरनल था, फिर तीसरा इन दोनों का कॉम्बिनेशन से बना प्रोटेक्टेड इंटरनल। तो ये थे ये 4 पॉइंट के मतलब। चलिए अब इसका एक डेमो देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विजुअल स्टूडियो ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए विजुअल स्टूडियो की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब प्रोटेक्टेड इंटरनल एक्सेस स्पेसिफायर का डेमो देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसी क्लास का यूज़ करते हैं, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। सबसे पहले तो हम इसको पब्लिक बना लेते हैं और इसको कर देते हैं प्रोटेक्टेड इंटरनल, क्योंकि हम क्लास और स्ट्रक्ट को प्रोटेक्टेड इंटरनल नहीं कर सकते हैं। डेफिनेशन में भी ऐसा ही लिखा हुआ था, तो हम देख लीजिए हम नहीं कर सकते हैं प्रोटेक्टेड। सी प्रोटेक्टेड आ ही नहीं रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, हम पब्लिक बना लेते हैं। ओके, और देखिए सेम असेंबली में अगर हम कॉल करें बेस इंटरनल क्लास बी इक्वल टू न्यू बेस क्लास बी डॉट वी गॉट प्रिंट। ओके, प्रिंट मेथड हमको मिल गई, मतलब सेम असेंबली में तो ये वर्क कर रहा है। तो चलिए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं जो अदर असेंबलीज के लिए। तो अदर असेंबली के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो प्रोजेक्ट बिल्ड करना पड़ेगा जिसमें हमने अपनी प्रोटेक्टेड इंटरनल क्लास बनाई है। प्लस हमें क्या करना होगा, हमें अब वापस से ऐड रेफरेंस करना होगा जो नया DLL बिल्ड हुआ है इनकैप्सुलेशन का, पुरानी असेंबली का। तो हमने बिल्ड करके नया रेफरेंस ऐड कर दिया है। अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हम उस पॉइंट में ये लिखा था कि डिराइव्ड क्लास ऑफ द अदर असेंबलीज, तो हम क्या करेंगे, हमने वहाँ बेस क्लास बना ली, हम उस बेस क्लास को यहाँ कॉल करेंगे सीधे। और अब क्या करेंगे, इस क्लास के मेथड में हम डायरेक्ट प्रिंट मेथड कॉल कर सकते होंगे। सी अगर अब मैं इस पर F12 करता हूँ तो ये डेफिनेशन लेके जाएगा बेस क्लास के अंदर।
तो प्रोटेक्टेड इंटरनल और इंटरनल में सिर्फ इतना डिफरेंस है, इंटरनल जो है वो सेम असेंबलीज में रहती है और सेम असेंबली में कहीं भी कॉल की जा सकती है। लेकिन अगर आपने किसी मेंबर फंक्शन को प्रोटेक्टेड इंटरनल डिक्लेयर कर दिया और उस क्लास का रेफरेंस या उस असेंबली का रेफरेंस किसी दूसरे असेंबली में है, तो वो प्रोटेक्टेड इंटरनल कॉल हो सकती है दूसरी असेंबलीज में भी, बट उसको कॉल करने का तरीका जो है वो है फ्रॉम द डिराइव्ड चाइल्ड क्लास। अगर ये आपकी बेस क्लास हो गई, ये आपकी डिराइव्ड क्लास हो गई और ये मैंने कॉल कर लिया, जो कि उस स्लाइड में लिखा हुआ था, एनीवेयर विद इन द असेंबली और इन डिराइव्ड और चाइल्ड क्लास ऑफ द अदर असेंबलीज। तो हमने ये पॉइंट प्रूव किया कि प्रोटेक्टेड इंटरनल से हम किसी दूसरी असेंबलीज में भी प्रोटेक्टेड इंटरनल मेंबर फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, जो कि इंटरनल एक्सेस स्पेसिफायर में टोटली बैन था। तो ये था डेमो पूरा प्रोटेक्टेड इंटरनल एक्सेस स्पेसिफायर का। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड कर लेते हैं। अब है हमारे पास व्हाई डू वी नीड इनकैप्सुलेशन। ये क्वेश्चन है कि हमको इनकैप्सुलेशन का नीड प्रोग्रामिंग में क्यों है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उनको गो थ्रू कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, टू प्रोटेक्ट और प्रिवेंट द कोड या डेटा फ्रॉम एक्सीडेंटल करप्शन ड्यू टू सिली लिटिल एरर्स दैट वी डू। हम ह्यूमंस हैं, हमसे कुछ भी सिली मिस्टेक्स हो सकता है, हमारा कुछ भी सेंसिटिव डेटा किसी दूसरे के पास पहुंच सकता है। जैसे कि हम बैंक्स में जाते हैं, हम अपना पर्सनल डेटा शेयर करते हैं, फ़ोन नंबर शेयर करते हैं, बट स्टिल हमको कहीं दूसरे जगह से कॉल आता है। दोज आर करप्शंस ड्यू टू सिली मिस्टेक्स नहीं कहेंगे, क्योंकि वो बैंक का डेटा शेयर होता है दूसरे कंसल्टेंसीज या कंपनी से, तो वो हमको कॉल करते हैं, बट स्टिल दिस इज़ अ सिली मिस्टेक जहाँ पे हमारा पर्सनल डेटा शेयर हो रहा है। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा, डेटा इज क्रिटिकल एलिमेंट इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा इज पैक्ड विथ फंक्शंस एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन आउटसाइड द फंक्शन। सपोज कीजिए आपका एक बंदा ट्रांजैक्शन कर रहा है और उसमें सबसे क्रिटिकल डेटा क्या होता है, मनी। अगर किसी ने वो डेटा को एक्सपोज या उस पर्टिकुलर डेटा मेंबर या फंक्शन को एक्सपोज कर दिया और किसी ने हैक करके उस नंबर को, मनी सपोज करिए वो मनी है 2500 रुपीज़, उसने उसको चेंज करके सिर्फ 50 रुपीज़ कर दिया, तो ये जो एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन है ये आपके एप्लीकेशन के, बट आउटसाइड दी वर्ल्ड के लिए दिस इज कॉल्ड हैकिंग। अब उसने वो मनी का नंबर ही चेंज कर दिया, उसने 50 रुपये में वो चीज़ खरीद ली, तो दिस इज अ क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ अ प्रोग्रामिंग जहाँ पे आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट करते हो। दैट इज वाई वी नीड इनकैप्सुलेशन। चलिए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। सो रादर डिफाइनिंग डेटा इन फॉर्म ऑफ पब्लिक मेक कैन डिक्लेयर इट एज अ प्राइवेट। ओके, सो इस पॉइंट का मतलब यह है कि रादर देन डिक्लेयरिंग इट पब्लिक, आप कोई भी डेटा मेंबर, वेरिएबल, फंक्शंस, क्लासेस ऐसे ही डिक्लेयर मत कर दीजिए जब तक आपको उसका एक्चुअल रिक्वायरमेंट पता ना हो कि क्या ये पब्लिक हो सकता है, क्या ये इंटरनल हो सकता है, क्या ये प्राइवेट हो सकता है। जब तक आपको इसका एक्चुअल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ना पता हो तब तक आप उस चीज़ को पब्लिक मत डिक्लेयर कीजिए। यही हमारा तीसरा पॉइंट है। तब तक यू कैन मेक इट एज अ प्राइवेट, दैट इज अ बेस्ट प्रैक्टिस। ओके, चलिए अब तीसरा स्लाइड, तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ओके, एडवांटेजेस ऑफ इनकैप्सुलेशन। तो यहाँ पे 4 बोल्ड हाईलाइटेड में मैंने हाईलाइट किया हुआ है। डेटा हाइडिंग, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, टेस्टिंग ऑफ कोड। तो डेटा हाइडिंग, अगर आप डेटा को हाइड करके रखोगे दूसरे से तो इट विल नॉट हार्म योर एप्लीकेशन, जो कि हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा कि इनकैप्सुलेशन क्यों ज़रूरी है। अगर आप उसको पब्लिक करके रखोगे तो आप आउटर वर्ल्ड को वो एक्सपोज कर रहे हो, अगर आप उसको प्राइवेट करके रखोगे तो इट्स ओनली इन यूज विथ योर एप्लीकेशन एंड योर यूजर्स ऑफ एप्लीकेशन। ये था डेटा हाइडिंग। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है, यहाँ पे रीड ओनली और राइट ओनली, हम इसके बिहाफ में गेम खेल सकते हैं कि हमें किस वेरिएबल को रीड ओनली बनाना है या किस वेरिएबल को राइट ओनली बनाना है। और इनको हम गेट और सेट भी कर सकते हैं बाय मेकिंग इट एज अ प्राइवेट वेरिएबल, और उसको हम पब्लिक वेरिएबल में कॉल करके गेटर सेटर के हेल्प से हम वैल्यूज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये था फ्लेक्सिबिलिटी। अब आता है हमारे पास रीयूजेबिलिटी। अगर आपने कोई कोड लिखा हुआ है, आपको लगता है कि वो कहीं और कंपोनेंट के लिए यूज हो सकता है, तो इसको बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। और यही इनकैप्सुलेशन भी हो गया कि आपने सेम फंक्शनैलिटी को कहीं और किसी और कंपोनेंट के लिए रीयूज कर लिया। फोर्थ वन, टेस्टिंग ऑफ कोड इज ईजी। अब क्या होता है, अगर आपने अच्छा कोड लिखा है
और रीयूजेबल कंपोनेंट कोड लिखा है तो आप जनरली उसको आराम से टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने बहुत बल्की कोड लिखा है या क्लमजी कोड लिखा है तो उससे प्रॉब्लम ये होगा, हर लाइन को टेस्ट करने के लिए आपको एक टेस्ट लिखना पड़ेगा, यूनिट टेस्ट। अब अगर 1000 लाइन लिखी है तो 1000 टेस्ट केस लिखो। अगर आपने इतना ज़्यादा कोड, इतना ही घटिया कोड लिखा है जो कि आपके एप्लीकेशन को हार्म कर सकता है, तो आपका टेस्टिंग ईजी नहीं हो पाएगा। तो आपको इनकैप्सुलेटेड वे में कोड लिखना चाहिए जिससे टेस्टिंग ईजी हो पाए। आपको बार बार, अगर आपने एक कंपोनेंट बना लिया है आप उसी को कॉल करें, आप हर बार एक कंपोनेंट के लिए बार बार कोड ना लिखें। ये होता है टेस्टिंग ऑफ कोड। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग हमारे वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और वो जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब का, प्लीज़ उसे दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस सी# प्रोग्रामिंग पर ला के दे पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।